हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज का हमने टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रखा है, जो कि आज हमारे बिहार में जो कि चुनाव का जो माहौल बना हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग आचार्य संहिता के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी नाम से इसे जानते हैं। तो यह आचार संहिता क्या होता है और इसमें किसके पास पावर चल जाता है, और इसमें मेन हम कहें कि जो भी सरकार के कार्य होता है वो किनके हाथों में चल जाता है, इसमें कौन कौन सी कार्य नहीं होता है, और इसमें जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो कैसे होता है। तो इस तमाम जो भी चीज़ें हैं उस सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि आखिर यह आचार संहिता होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में जो कि प्रत्येक 5 वर्षों तक हमारे जनता के पास अधिकार होता है कि 5 सालों के बाद वो अगर कोई बेहतर तरीके से अगर नहीं कार्य किए हैं तो कोई नए पार्टी को या नए लोगों को मौका देने का अधिकार होता है। और हम कहें आचार संहिता की सबसे पहली हम कहें कि इसको प्रारंभ करने वाली जो साल है जिसको हम लोग 1960 में सबसे पहले केरल के विधानसभा में इसको प्रारंभ किया गया था आचार संहिता, और वहीं से शुरू करके फिर केंद्र में भी इसको लागू किया गया कि केंद्र में भी जब चुनाव होगा तो उसमें भी आचार संहिता लागू किया जाएगा। और इसके लागू करने का मकसद हम कहें जो कि आचार संहिता लागू करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि इसमें कोई भी पार्टी, या तो सत्ता वाली पार्टी हो या विपक्ष वाली पार्टी हो, किसी भी पार्टी का मनमानी नहीं चले। वह निष्पक्ष भाव से अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करके किसी भी तरह के पब्लिक को प्रलोभन दे के, लालच दे के, किसी भी धर्म के नाम पे या किसी भी हम कहें कि रुपया के बदौलत या किसी भी तरीका के प्रलोभन दे के आप जनता से वोट नहीं ले सकते हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है आचार संहिता का। इसमें अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो चाहेगी तो वो किसी भी तरह के अपनी दबदबा को बना के वो चाहेगी तो फिर से चुनाव आयोग को किसी भी तरह के ज़बरदस्ती अपनी प्रभाव को दिखाकर वो चाहेगी तो फिर से अपनी सत्ता को कंटिन्यू कर सकती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आचार संहिता को लागू किया जाता है कि जैसे ही चुनाव आयोग जैसे इलेक्शन का डेट को फिक्स करती है उसी समय जो भी सरकार सत्ता में होती है उनकी पावर शून्य हो जाती है, और वहाँ से जब उनकी पावर शून्य हो जाती है तो वहाँ से पावर क्या होता है, चुनाव आयोग के पास चल जाता है। यानी जो भी कार्य 5 सालों तक जो भी सरकार कर रही थी वो सभी कार्य अब किसके पास चल जाएगा, चुनाव आयोग के पास चल जाएगा। और वहाँ से जो भी सरकार में है उनका काम समाप्त हो जाता है। फिर वो उनको मौका मिलता है महीना 2 महीना तक, जिसको जब से हम कहें आचार संहिता लागू होता है उस समय से वो जिस तरह विपक्ष वाले पार्टी संघर्ष कर रहे हैं, अपने वोट मांग रहे हैं घूम घूम के, वैसे जो भी सरकारी सत्ता में है वो भी अपना घूम घूम के वोट मांग सकती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आचार संहिता लागू हो गया उसके बाद अब किसी भी सरकारी संपत्ति को आप यूज नहीं कर सकते हैं, या तो सरकारी वाहन हम कहें या सरकारी किसी भी वाहन जैसे हेलीकॉप्टर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, सरकारी संपत्ति को यूज नहीं कर सकते हैं, सरकारी बंगले को भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। और आप अगर कहीं भी प्रचार या प्रसार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है कि हम इस डेट को यहाँ पे सभा करने वाले हैं, या किसी भी तरह के हम वहाँ पे पब्लिक के बीच में 10, 15 या 50 आदमी के समूह में कुछ हम अपनी चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसको हम समझा सकते हैं। तो जो भी प्रक्रिया है उसको करने से पहले आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। उसके बाद हम कहें चुनाव आयोग जो मेन जो सरकार की जो भूमिका निभाती है, तो जितने भी चुनाव आयोग है वो जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो भी सिस्टम जैसे कि हम कहें डीएम हो या एसपी हो या जो भी बिहार सरकार की हम कहें स्टाफ या हो या कर्मचारी हो, सभी किसके प्रभाव में चल जाते हैं, तो चल जाते हैं चुनाव आयोग के प्रभाव में चल जाते हैं। वहाँ से क्या करती है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि किसी भी स्टाफ को कहीं भी चुनाव कराने के लिए भेज सकती है और उसके माध्यम से चुनाव को सफलतापूर्वक करा सकती है। इसमें क्या होता है जैसे कि इसमें नए काम होगा कि नहीं होगा, तो जो काम पहले से होते आ रही है उस काम को कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी उसको आचार संहिता में भी वो काम चलते रहेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे चुनाव आयोग क्या करता है कि जैसे कि नए चीज़ों की घोषणा इसमें नहीं होगा,
यानी जैसे कि सरकार उनका ख़त्म होता है तो नए चीज़ों की घोषणा बंद हो जाती है। पहले से जो कार्य चलते आ रही है वो होते रहेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी आप उद्घाटन में आप नहीं जा सकते हैं, किसी भी शिलान्यास में आप नहीं जा सकते हैं, यानी जब तक आपका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, जब तक आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं, रहना होगा। क्योंकि वहाँ पे चुनाव आयोग के पास सभी शक्तियाँ होती है और चुनाव आयोग चाहेगी तो अगर आप कुछ भी किसी भी तरह कि आप अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उस पर आप पर FIR भी दर्ज हो सकता है। तो वहाँ पे चुनाव सरकार की ही मेन भूमिका होती है और चुनाव आयोग के पास काफ़ी अधिक शक्तियाँ हो जाती हैं। जब तक आप इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, कोई जो व्यक्ति जीता है उसका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक चुनाव आयोग फुल अपनी पावर में रहती है। और इसमें काफ़ी चीज़ों की, जैसे हमने बताया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सतर्कता बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है जो भी पार्टियां हैं उनको। तो ये है चुनाव आयोग से संबंधित जो जानकारी, जो कि हमारे बिहार में आप जानते हैं 6 अक्टूबर से ही आचार संहिता लगा हुआ है। तो यानी 6 अक्टूबर से ही चुनाव आयोग के हाथ में जो भी पावर है वो है। और जब तक हम कहें कि चुनाव नहीं हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक सभी चीज़ें चुनाव आयोग ही करेगी। तो ये रहा चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी। आगे फिर हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट जानकारी लेके, कोई नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।